हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रोड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर जो हैं उसका जो पेपर है एल्गी, लाइकिन और ब्रायोफाइटा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने जो रिप्रोडक्शन इन एल्गी पढ़ा उसमें पीछे का जो वीडियो था वो कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से संबंधित था। और आज का जो मुख्य वीडियो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी है। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है इसमें, यानी कि अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी के अंदर। तो हम पहला जो वीडियो था उसमें तो हमने कायिक जनन के बारे में पूरा पढ़ा था। यदि किसी ने नहीं देखा है तो वापस उस वीडियो को देख लें आप, तभी आपके आगे से आगे क्लियर होगी चीज़ें। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट्स हैं, बी पार्ट्स, वो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो आज वाला वीडियो है ये सारा अलैंगिक जनन पर आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर। और उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आएगा। तो अलैंगिक जनन एल्गी में कैसे होता है, अलैंगिक जनन की हम बात करें तो अलैंगिक जनन जो है वो मुख्य रूप से शैवालों में जो है वो अनुकूल परिस्थितियों में कई प्रकार से जो चल और अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। यानी जो चल बीजाणु हैं उनके द्वारा और अचल बीजाणु हैं उनके द्वारा। चल बीजाणुओं को इंग्लिश में जूस्पोर कहते हैं और अचल बीजाणुओं को इंग्लिश में एप्लेनोस्पोर कहते हैं। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की मुख्यतः विधियां हैं नौ तरह से अलैंगिक जनन कर सकती है एल्गी। कौन कौन सी? जैसे जूस्पोर द्वारा, दूसरा एप्लेनोस्पोर द्वारा, तीसरा ओटोस्पोर्स द्वारा, फिर हिप्नोस्पोर्स द्वारा, टेट्रास्पोर्स द्वारा, एकाइनेट्स द्वारा, ऑक्सोस्पोर्स द्वारा, पूलमिला स्टीज बनती है उसमें उसके द्वारा, और डॉटर कॉलोनीज द्वारा। ये 9 प्रकार की विधियां हैं जिसके द्वारा शैवालों के अंदर अलैंगिक जनन होता है। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम एक एक चीज़ को। जैसे जूस्पोर है यानी चल बीजाणु द्वारा कैसे होता है, सारी चीज़ें डायग्राम के जरिए भी हम आपको पढ़ाएंगे। और आप अच्छी तरह से यदि देखेंगे तो अलैंगिक जनन इन एल्गी जो है, या हम कहें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं चल बीजाणुओं द्वारा यानी कि जूस्पोर द्वारा। तो जूस्पोर द्वारा क्या होता है, चल बीजाणु जैसे नाम से स्पष्ट हैं कि ये बीजाणु जो होते हैं ना चल सकते हैं यानी कि गति कर सकते हैं। चल बीजाणु द्वारा जनन की यदि हम बात करें तो ये जो कसाबिक युक्त यानी कि फ्लैजिलेटेड और नेक्ट और क्रोमेटोफोर युक्त बीजाणु होते हैं चल बीजाणु। ये जो हैं उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ कि चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो चल बीजाणु क्या होते हैं, ये कसाबिक युक्त, नग्न तथा वर्णकी लवक युक्त बीजाणु होते हैं। और इसमें आई स्पॉट होता है, एक दृक बिंदु होता है। अब हम चल बीजाणु का यदि डायग्राम देखें तो आप इसमें देखिए ए के अंदर ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ए, ये अंदर इसमें जो 4 भाग दिखाई दे रहे हैं वो जूस्पोर, देखो दिखाई दे रहे हैं ना, जूस्पोर लिखा हुआ है, ये होते हैं चल बीजाणु। तो चल बीजाणु क्या होते हैं, फ्लैजिला युक्त होते हैं यानी कि कसाबिक युक्त होते हैं। देखो 2-2 कसाबिकाएं होंगी, किसी में 2 होंगी, किसी में 4 होंगी, किसी में बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो 2 कसाबिक युक्त एक्टोकार्पस में है, 4 कसाबिक युक्त यूलोथ्रिक्स में होता है, और बहुत सारी कसाबिक आपको वोकेरिया में बहुत सारी कसाबिकाएं मिल जाएंगी। तो चल बीजाणु ये जो होते हैं ना, चल बीजाणु जूस्पोर, ये क्या करते हैं कि मातृपादप से मुक्त होकर के, मातृपादप से मुक्त हो जाएंगे और मुक्त होकर के फिर जल में तैरते रहेंगे फ्लैजिला के द्वारा, और बाद में किसी भी आधार पर चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद जो है नया शैवाल का प्लांट बना लेंगे। तो ये जो पहला प्रकार है वो तो है चल बीजाणु द्वारा। दूसरा है अचल बीजाणु द्वारा। अचल बीजाणु हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कसाबिकाएं नहीं होंगी यानी कि कसाबिका विहीन होंगे, जिसमें फ्लैजिला नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं कि ये अगतिशील होंगे। अगतिशील पतली भित्ति वाले और कसाबिका विहीन जो बीजाणु होते हैं उनको अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। और इसकी जो है ये मुख्य रूप से जल की कमी में, जैसे यूलोथ्रिक्स हैं तो वो जल की जहाँ पर कमी होती है वो अन्य शैवाल जो होते हैं उनमें ये अचल बीजाणु बनते हैं। और प्रत्येक जो बीजाणु जो होता है अंकुरित होकर के नए थैलस का निर्माण कर लेगा, बन जाएगा। अचल बीजाणु का यदि डायग्राम देखें तो आप इसमें बी में देख सकते हैं, ये यहाँ पर एप्लेनोस्पोर लिखा हुआ है, अचल बीजाणु
एप्लेनोस्पोर। इसमें देखो आपको यहाँ कोई कसाबिकाएँ नहीं दिखी है, यानी कि कसाबिकाएँ विहीन हैं, गति नहीं करते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं ये, और जल की कमी में, जैसे यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल बताया, वह अन्य शैवालों में ये बनते हैं और फिर अंकुरित होकर के नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद जो हैं सी जो पार्ट्स हैं वो हैं जनकाभ बीजाणु। जनकाभ बीजाणु कैसे होते हैं, यानी कि जिसको हम इंग्लिश के अंदर ओटोस्पोर कहते हैं। मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हमने जूस्पोर पढ़ा, उसके बाद हमने एप्लेनोस्पोर पढ़ा और उसके बाद ओटोस्पोर पढ़ते हैं। जो सेंडेस्मस व जो क्लोरेला, इसका एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं, सेंडेस्मस में भी पाए जाते हैं के अंदर जो जनकाभ बीजाणु हैं या ओटोस्पोर्स हैं, बीजाणुधानी से मुक्त होने से पूर्व ही क्या होते हैं, मातृ जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। ये जब जो बीजाणुधानी होती है स्पोरेंजियम, उससे मुक्त होने से पहले ही ये जनकाभ बीजाणु, जिसको ओटोस्पोर्स कहते हैं, ये मुक्त होने से पूर्व ही क्या कर देते हैं, अपनी मातृ कोशिका में पाई जाने वाली सभी प्रकार की संरचनाएं, यानी कि जिस प्लांट में ये बनते हैं उसके अंदर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाएं इनमें विकसित हो जाती है, सभी संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि जनक के समान ही होते हैं ये, इसलिए इनको जनकाभ बीजाणु या ओटोस्पोर्स कहते हैं। और ये बीजाणु जो मातृ कोशिका से आकार में कुछ छोटे होते हैं, इन्हें ओटोस्पोर कहते हैं। सी का यदि हम डायग्राम देखें तो उसमें समझ में आता है, ये रहा सी का डायग्राम, ओटोस्पोर्स, ये है ओटोस्पोर्स। क्लोरेला के अंदर बीजाणुधानी दिखाई दे रही है, बीजाणुधानी के अंदर ही मुक्त होने से पूर्व ही अपने मातृपादप जो होता है उस उनकी जो सभी संरचनाएं होती है, वैसी संरचनाएं इनमें खुद में विकसित हो जाती हैं, इसलिए इनको हम ओटोस्पोर्स या जनकाभ बीजाणु कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है सी तक हम पहुंचे हैं, नेक्स्ट जो डी है वो होता है सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु को इंग्लिश में हेप्नोस्पोर बोलते हैं। ये पेडिएस्ट्रस में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसमें क्या होता है कि अचल बीजाणु, जल की कमी होती है तो अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेते हैं। जब जल की कमी होती है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो उसके अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेंगे, और मोटी भित्ति का निर्माण करने के बाद ये कुछ दिन वहाँ पर प्रसुप्त अवस्था में पड़ रहते हैं या सुप्त अवस्था में पड़ रहते हैं, यानी कोई क्रिया नहीं करते हैं। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अनुकूल परिस्थितियाँ में आते ही ये सीधे ही चल बीजाणु का निर्माण कर लेंगे और नए पौधे का निर्माण कर लेंगे। जैसे डी बताया हुआ है, ये हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर जो हैं डी में दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जल की कमी होती है तो चारों तरफ मोटी भित्ति, यानी कि जो मोटी भित्ति है उसका स्राव कर लेंगे, यानी कि चारों तरफ मोटी भित्ति बना लेंगे, मोटी भित्ति बन जाएगी और वो कुछ दिन तक ये सुप्त पड़े रहते हैं, और जो अनुकूल परिस्थिति आती है तो अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं एल्गी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो हैं वो हैं टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर कैसे होते हैं, चतुष्की बीजाणु, पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाई जाती है ये कंडीशन। जो टेट्रास्पोर होते हैं इनमें क्या होता है, जो डाइकोट्स प्लांट्स हैं, द्विगुणित पौधे, उसके अंदर कई बार क्या होता है कि अचल बीजाणु बनते हैं। उन अचल बीजाणु को हम टेट्रास्पोर्स या चतुष्की बीजाणु कहते हैं। और जो डिप्लॉइड्स प्लांट हैं उनके अंदर जो अचल बीजाणु बनते हैं वो अगुणित होते हैं और अंकुरित होकर के फिर अगुणित प्लांट का ही निर्माण करते हैं, यानी डिप्लॉइड प्लांट के ऊपर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, उनको हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं, और वो अंकुरित होकर के हैप्लॉइड्स प्लांट का निर्माण ही करते हैं। ई जो हम डायग्राम में देखें, ये पॉलीसाइफोनिया जो है उसके अंदर, और बैट्रिकोस्पर्मम जो एल्गी है उसके अंदर ये यहाँ पर जो है पॉलीसाइफोनिया को दिखाया गया है। उसके अंदर देखो आप डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है आपको टेट्रास्पोरेंजियम और उसके अंदर टेट्रास्पोर्स। तो टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं, ये प्लांट जो हैं पॉलीसाइफोनिया का डिप्लॉइड प्लांट है,
लेकिन इसमें अचल बीजाणु बनते हैं और वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और ये जो अंकुरित होकर के हैप्लॉइड्स प्लांट का निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैं निश्चेष्ट बीजाणु, या जिसको एकाइनेट्स कहते हैं। एकाइनेट्स इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखना आप। जो एफ लिखा हुआ है ना, एकाइनेट्स यूलोथ्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो कुछ जो है फिलामेंट्स की कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थों का संचय करके अपने चारों तरफ मोटी भित्ति निर्माण कर लेंगी। कि जब कोई इस प्रकार का बीजाणु जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो जो स्टोरेज फूड हैं, खाद्य पदार्थ, उसका संचय करके अपने चारों तरफ मोटी भित्ति का निर्माण करते हैं, और मोटी भित्ति के जो बीजाणु बन जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एकाइनेट्स कहते हैं। ये जो बीजाणु जो होते हैं वो रेसिस्टेंट बीजाणु हैं, यानी कि प्रतिरोधी बीजाणु होते हैं। फिर अनुकूल अवस्था आएंगी तो ये अंकुरित होकर के नए शैवालों का निर्माण कर लेंगे। जैसे यूलोथ्रिक्स के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसमें निश्चेष्ट बीजाणु के अंदर ये पाया जाता है, और नॉस्टॉक में है, औचेरिया में है, उसमें है, उसका एग्जाम्पल अभी आपको बताया। और देखिए डायग्राम में तो एफ जो है इसके अंदर एकाइनेट्स ये दिखाई दे रही हैं, जिसके अंदर खाद्य पदार्थों का संचय कर लिया, और भित्ति जो है वो अन्य भित्ति की बजाय क्या हो गई, थोड़ी मोटी हो गई। और फिर परिस्थितियां जब अनुकूल होंगी तो ये क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सोस्पोर्स या प्रबल बीजाणु। ऑक्सोस्पोर्स क्या होते हैं, बेसिलेरियोफाइसी जो हैं वर्ग, उसके अंदर सामान्य रूप से ये पाए जाते हैं। ऑक्सोस्पोर्स द्वारा कोशिका विभाजन के समय लघुत्तम आकार धारण करने वाली कोशिकाएं एक बार फिर सामान्य आकार धारण कर लेती है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ऑक्सोस्पोर्स, यहाँ पर जी देखो, ये ऑक्सोस्पोर्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये मुख्य रूप से किस में पाई जाती हैं, बेसिलेरियोफाइसी में। और ऑक्सो बीजाणुओं द्वारा कोशिका विभाजन के समय लघुत्तम आकार धारण करने वाली कोशिकाएं एक बार फिर सामान्य आकार धारण कर लेती है, यानी कि पहले तो छोटे बनते हैं और उसके बाद आकार में बड़े हो जाते हैं, सामान्य आकार के हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो हैं बाद में अंकुरित होकर के नए प्लांट्स का निर्माण कर लेंगे, तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रबल बीजाणु या ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं। उसके बाद आता है पोलमिला स्टेज या श्लेष्मा अवस्था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पोलमिला स्टेज, पोलमिला स्टेज क्या होती है, जब कोई कोशिका विभाजन करके जूस्पोर बनाना प्रारंभ कर देगी, यानी कि कोई कोशिका विभाजित हुई और विभाजित होकर के चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर का निर्माण कर लिया, और इसी के बीच में क्या हो जाए कि जल की कमी हो जाए। तो जल की कमी हो जाने से क्या होता है, जो जूस्पोर बनाने वाले जीवद्रव्य के चारों ओर एक पतली श्लेष्मिक परत बन जाएगी, श्लेष्मा की परत बन जाती है, और जो इसके अंदर कसाभिकाएं तो बनेंगी नहीं, तो श्लेष्मिकाएं परत बन जाएगी, और जो मातृ कोशिका भी श्लेष्मा से भर जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, पोलमिला स्टेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एच के अंदर पोलमिला स्टेज, जिसमें म्यूसिलेजिनस जो हैं बाहर की तरफ एक शीट बन गई है, और जो नॉन मोसाइल सेल्स पाई जाएंगी। तो जब कोई कोशिका विभाजन कर रही है और जूस्पोर बनाना प्रारंभ कर देती है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, अचानक जल की कमी हो जाती है, तो वो जो जूस्पोर हैं या चल बीजाणु हैं बनाने वाले जीवद्रव्य के चारों ओर, चल बीजाणु बनाने वाला जो जीवद्रव्य है उसके चारों ओर एक मोटी श्लेष्मिक परत बन जाएगी, म्यूसिलेज की एक परत बन जाएगी। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि म्यूसिलेज की एक परत बन जाती है। इस अवस्था को हम उन बीजाणुओं की या चल बीजाणुओं की अवस्था को क्या बोलते हैं, पोलमेला स्टेज बोलते हैं। और पोलमेला स्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, अनुकूल परिस्थितियों में आएगी तो प्रत्येक एक केंद्रीय के जो जीवद्रव्य ये जो चल बीजाणु जो हैं जूस्पोर हैं, ये चल बीजाणु की तरह भी कार्य कर सकता है और अचल बीजाणु की तरह कार्य कर सकता है, और फिर एक नया एल्गी का निर्माण कर लेता है। ये जो कंडीशन पाई जाती है कि मुख्य रूप से एग्जाम्पल जो है यूलोथ्रिक्स के अंदर पाई जाती है। और एक आता है पुत्री निवहों द्वारा या बाय डॉटर कॉलोनी द्वारा। कई बार क्या होता है कि जो कॉलोनी के अंदर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं
उनमें कॉलोनी की कुछ कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती हैं। तो कुछ शैवाल्स क्या हैं, सीधा सा समझो कि कुछ शैवाल्स के अंदर कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, जिससे क्या कर बन जाती हैं, डॉटर सेल्स और बन जाएंगी या डॉटर कॉलोनी और बन जाती हैं। ये वोल्वॉक्स में, यूडोराइना में और पेडिएट्रम में पाया जाता है। वोल्वॉक्स आप इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हो, इसको भी डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं हम। ये यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक डॉटर कॉलोनी का है कि इसके अंदर जो कॉलोनी है वो कॉलोनी के अंदर जो कुछ कोशिकाएं निरंतर विभाजन करके और खुद जो है एक शैवाल की तरह ही कार्य करने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डॉटर कॉलोनी द्वारा इसमें जनन पाया जाता है इस प्रकार से। तो डॉटर कॉलोनी द्वारा भी हो जाता है इसमें। और ये अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं ये मुख्य रूप से 9 हैं जो मैंने आपको बताई। एक बार फिर इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि जूस्पोर बताया सबसे पहले, जो चल बीजाणु था। उसके बाद अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर, फिर ऑटोस्पोर मैंने जनकाभ बीजाणु बताया, फिर हिप्नोस्पोर जो बताया यानी कि जिसमें सुप्त बीजाणु सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। टेट्रास्पोर्स मैंने पॉलीसाइफोनिया में आपको बताया कि जो डाइकोट्स प्लांट होते हैं उस पर अचल बीजाणु बनते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। एकाइनेट्स मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं, मोटी भित्ति युक्त जो चल बीजाणु बन जाते हैं और वो रेसिस्टेंट होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में नए शैवाल प्लांट्स का निर्माण करते हैं। एकाइनेट्स इंपॉर्टेंट है। ऑक्सोस्पोर्स बताया बेसिलेरियोफाइसी में पाया जाता है एवं इसमें ऑक्सो बीजाणु द्वारा कोशिका विभाजन के समय जो छोटे छोटे आकार की धारण करने वाली कोशिकाएं एक बार फिर क्या हो जाती हैं, सामान्य आकार की हो जाती हैं। पोलमेला स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर की जब कोई कोशिका विभाजन करके जूस्पोर बना रही होती है, उसी समय यदि अचानक जल की कमी हो जाए तो चल बीजाणु बनाने वाला जो जीवद्रव्य के चारों ओर एक पतली श्लेष्मिक परत बन जाती है और ये परत युक्त जो जूस्पोर होते हैं या चल बीजाणु जो होते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों की इस अवस्था को हम पोलमेला स्टेज बोलते हैं। और अनुकूल परिस्थिति आएगी तो उसके बाद ये नए प्लांट का निर्माण कर लेगी। डॉटर कॉलोनी ये ऐसे हैं कि कुछ जो शैवाल जो हैं कॉलोनी में पाए जाते हैं तो उसकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद वो जो प्लांट्स जो होते हैं वो नए प्लांट्स, जो कोशिकाएं जो होती हैं वो नए प्लांट्स का निर्माण कर लेती हैं। तो ये चल बीजाणु, अचल बीजाणु, जनकाभ बीजाणु और सुप्त बीजाणु और चतुष्की बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, प्रबल बीजाणु, पोलमेला स्टेज, श्लेष्मिक स्टेज, इन सभी द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है एल्गी के अंदर मुख्य रूप से। और अंतिम जो मैंने आपको बताया कि पुत्री निव्यों द्वारा भी हो सकता है, डॉटर कॉलोनी द्वारा। जो डायग्राम्स के अंदर ABCDEFGHI तक लगातार जो 9 अलग अलग प्रकार के जो अलैंगिक जनन जो है वो इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया। इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट।